नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला से हमारे पेपर में या किसी भी कंपटीशन में बहुत से सवाल बनते हैं जिसमें हिंदी मांगी गई होती है। तो हमारे सिलेबस में वर्णमाला एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसे आज हम पढ़ेंगे। वर्णमाला के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। वर्णमाला से पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वर्णमाला बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहली बात, वर्णमाला तीनों से मिलकर बना है, वर्ण, अक्षर और ध्वनि। तो जैसा कि पता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर मतलब अ प्लस क्षर, अक्षर जिसको जिसको तोड़ा नहीं जा सके उसे अक्षर कहते हैं। अब बात करते हैं ध्वनि की। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है और हिंदी में हम कुल वर्णों की संख्या जब भी सवाल पूछेगा तो हम 52 ही मारेंगे, ना इससे ज़्यादा और ना इससे कम, क्योंकि हिंदी में वर्णों में वर्णमाला की संख्या, हिंदी के वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 ही है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर, जो स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से यानी जो किसी की सहायता न लें उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ से लेकर अंग तक, ये सभी स्वर में आते हैं। और व्यंजन, जो वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जब भी हम बोलेंगे तो इसमें क और अ दोनों को मिलकर बनेगा। यह स्वतंत्र रूप से बोला नहीं जा सकता, इसीलिए इसे व्यंजन कहते हैं। क प्लस अ बोला जाएगा क। आज हम पढ़ेंगे हम स्वरों के प्रकार। स्वरों के मूलतः प्रकार तो दो होते हैं, लेकिन हम इसमें 3 स्वरों को पढ़ेंगे। हिंदी में जब भी पूछेगा कि स्वर कितने होते हैं तो स्वर हम 2 ही मारेंगे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन इसमें पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार में 3। पहला होता है मूल स्वर, जिसे हम मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, जिसमें एक मात्रा वाले होते हैं, जिसे हम ऐसे नोट करते हैं। दीर्घ स्वर यानी कि जो लघु से या मूल स्वर से बड़ा हो, 2 मात्रा वाले, जिसे हम कभी कभी दीर्घ स्वर को गुरु भी कहते हैं, जिसे हम ऐसे नोट करते हैं। जब अलंकार पढ़ते हैं तो लघु और गुरु पढ़ते हैं मात्राओं के बारे में, तो लघु को ऐसे नोट करते हैं और गुरु को दीर्घ को ही गुरु कहते हैं उसमें, तो गुरु को ऐसे नोट करते हैं। अब बात है प्लुत स्वर मतलब जिसमें इन दोनों से भी ज़्यादा अधिक समय लगे। जैसे राम को भी हम ज़्यादा सांस लेके देर तक बुलाते हैं, जिसमें लघु स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से ज़्यादा समय लगता है, इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बारे में, इसमें जब कोई मंत्र का उच्चारण करता है जैसे ओम, उसमें प्लुत स्वर का ही जिक्र किया जाता है। एक बार दोहरा लेते हैं इसको, आइए हम एक बार इसको दोहरा लेते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं इसको वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर, जिसे तोड़ा ना सके उसे अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहते हैं और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल 52 है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वरों के प्रकार, स्वर मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लघु स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। लेकिन हम इसमें 3 स्वरों को पढ़ेंगे। प्लुत स्वर, इसमें प्लुत स्वर को पढ़ना नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसमें बता दिए हैं कि इसमें 3 स्वर होते हैं, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। हम आगे पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर के बारे में हम थोड़ा इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। ये पहला है मूल स्वर,
या लघु स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा होती है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यहाँ तक। अब बात आती है प्लुत स्वर की। तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में जिन स्वरों में सबसे अधिक समय लगता है यानी ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम आदि। इससे बहुत हो सकते हैं, हमको सिर्फ एग्जाम्पल जानना है कितने होते हैं। मूलतः स्वरों की संख्या मूलतः 13 होती है, लेकिन और स्वरों की संख्या बोलें तो स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, क्योंकि 2 उसमें अयगवा होते हैं, जैसे अंग और अ। स्वरों की संख्या 11 होती है, 2 अयगवा स्वर होते हैं, इसलिए कुल स्वरों की संख्या कोई पूछे तो 13। अब सिर्फ पूछे स्वरों की संख्या 11। 2 अयगवा होते हैं, अंग और अ। अंग और अ। अंग की मात्रा को अनुस्वार और अ की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। फिर से याद सुन लीजिए, अंग की मात्रा को अनुस्वार और अ की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण कि स्वरों के कितने प्रकार में हम बांटते हैं। पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल स्वर, जिसे हम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं, जिसमें 4 आते हैं सब, अ, ई, उ और री। ये मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या एक मात्रिक स्वर होते हैं, जिसमें 1 मात्राएं होती हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं होती हैं, जिसे हम गुरु भी कहते हैं। अ, ई, उ, ए, औ, ओ, औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। अब कुछ आते हैं, कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनको हम जान लेते हैं। कुछ आते हैं दीर्घ संधि स्वर, जिसे सजातीय स्वर बोलते हैं, जैसे अ, ई और उ, ये सजातीय स्वर हैं, इनको सजातीय स्वर बोला जाता है। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर, ए, ओ और औ, ये विजातीय स्वरों में आते हैं, विजातीय स्वरों में आते हैं। और आगत स्वर, एक आता है आगत स्वर। आगत स्वर में आता है आ, यानी डॉक्टर में जो स्वर लगता है वो आगत स्वर से बना होता है, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं उसमें आगत स्वर का, ये आगत स्वर का चिन्ह है आ। फिर आता है परंपरागत स्वर। परंपरागत स्वर मतलब जो स्वर शुरू से अब तक चलते आ रहे हैं उन्हें परंपरागत स्वर कहते हैं। अंग और अ को छोड़कर हम इनको अयगवा बोला जाता है। इनको छोड़कर हम परंपरागत स्वर को टोटल बोलते हैं। टोटल परंपरागत स्वर 11 होते हैं और 2 इसमें अयगवा होते हैं। तो हम स्वरों के बारे में सब कुछ जान लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बारे में भी हम सब कुछ जानेंगे। व्यंजन को जानने से पहले हम संयुक्त स्वरों के निर्माण, उनके उच्चारण स्थान के बारे में भी जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। संयुक्त स्वरों और स्वरों का निर्माण। स्वरों का निर्माण कैसा होता है, जैसे अ और ई को मिलकर बनता है ए, अ और ए को मिलकर बनता है ए, अ और उ को मिलकर बनता है ओ, और अ और ओ को मिलकर बनता है अ। ये एक दूसरे से मिलकर बनते हैं। इसीलिए इनमें 2 मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं होती हैं और इनको दीर्घ कहा जाता है। क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इनको दीर्घ कहा जाता है और इनमें 2 मात्राएं भी होती हैं। हम देखते हैं अब स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वर कहाँ से बोले जाते हैं। पहला स्वर होता है कंठ। कंठ से बोला जाता है अ और आ। तालव्य स्वर, तालव्य से बोले जाते हैं ई। ओष्ठ स्वर बोले जाते हैं उ और उ। मूर्धन्य से बोले जाते हैं री। फिर से हम बोल देते हैं, कंठ स्वर से बोले जाते हैं अ और आ। तालव्य से बोले जाते हैं ई और ई। ओष्ठ स्वर से बोले जाते हैं उ और उ। मूर्धन्य स्वर से बोले जाते हैं री। और कंठ तालव्य स्वर ए और ऐ। कंठोष्ठ स्वर ओ, औ और आ। इसको हम बताए थे आगत स्वर भी कहते हैं। इसको आगत स्वर भी कहते हैं। और इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको भी हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वरों में आते हैं। ये भी पूरे दोनों दीर्घ स्वर में आते हैं। ये भी दीर्घ स्वर में आते हैं। तो ये बातें हम याद रखेंगे। अब बात आती है जीव के आधार पर
स्वरों का उच्चारण। जैसे ये मान लीजिए हम लोग की जीभ है, तो कुछ अग्र भाग से उच्चारित होंगे, कुछ मध्य भाग से उच्चारित होंगे और कुछ पक्ष भाग से उच्चारित होंगे। जीभ की ये अपनी अपनी दशा है। तो अग्र स्वर यानी कि जीभ के अगले हिस्से से जो उच्चारित होते हैं उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, ए और ऐ। मध्य से स्वर को बोला जाता है आ, ये मध्य से उच्चारित होते हैं। और पक्ष स्वर में बोला जाता है आ, उ, औ, ओ, ये बोले जाते हैं पक्ष स्वर से। तो ये अग्र हो गए, अग्र से बोले जाते हैं ई, ए और ऐ। मध्य से बोले जाते हैं और पक्ष स्वर बोले जाते हैं आ, उ, औ और ओ। ये स्वरों के प्रकार और स्वरों के उच्चारण का स्थान। स्वरों का हम सब वर्गीकरण पढ़ लिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में, अगर कुछ हो और जान लेते हैं। उच्चारण के हिसाब से अगर स्वरों की संख्या पूछे, उच्चारण या अर्थ के हिसाब से स्वरों की संख्या 10। अगर स्वरों की संख्या पूछे तो हम बताएंगे 11। अगर पूछे कुल स्वरों की संख्या 13। और पूछे मूल स्वरों की संख्या, तो मूल स्वरों की संख्या हमको बताएंगे। उच्चारण के आधार पर या अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 10, स्वरों की संख्या 11 और कुल स्वरों की संख्या 13, जिसमें से 2 अयोगवा स्वर भी होते हैं। ये बात याद रखेंगे। स्वरों के हम इन बातों को भी याद रखेंगे। कंठ स्वर किसे कहते हैं, तालव्य स्वर किसे कहते हैं, ओष्ठ स्वर किसे कहते हैं, मूर्धन्य स्वर किसे कहते हैं, कंठ तालव्य स्वर किसे कहते हैं, कंठ स्वर किसे कहते हैं, और ये किससे मिलकर बनते हैं। जैसे अ ई से मिलकर बनता है ए से मिलकर बनता है ऐ, और उ से मिलकर बनता है ओ, और उ और औ से मिलकर बनता है औ। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बारे में हमने बताया था, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कराते हैं। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। स्वरों की सहायता मतलब जैसे अगर ख बोल दें तो ख को हमको लिखने के लिए ख आधा ख और प्लस का अ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब हम जाकर बोलेंगे ख। इसीलिए जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है उत्सित व्यंजन, तीसरा होता है अनुनासिक व्यंजन, चौथा होता है अंतस्थ व्यंजन, पाँचवां होता है ऊष्म व्यंजन और छठवां होता है संयुक्त व्यंजन। हम इनको सभी प्रकार से पढ़ेंगे। कुछ और व्यंजन भी होते हैं जिनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आते हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन जो क से लेकर म तक है। क से म तक मतलब क ख ग घ अंगा तक, और प से लेकर प फ ब भ म तक। इसमें 25 आते हैं। और 2 उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन आते हैं जिनको ड और ड बोलते हैं। ये किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं हो सकते, शुरुआत में नहीं रहते हैं, जब भी होंगे तो बीच में या लास्ट में होंगे। अनुनासिक मतलब जिसको नाक से बोला जाए। अनु मतलब आगे, नासिक मतलब नाक से, जिसको नाक से बोला जाए उसे नासिक व्यंजन कहते हैं। जो हर प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग होता है, जिसके बारे में आगे भी बताएंगे हम, इन वर्गों का कैसे वर्गीकरण किया जाता है। और होते हैं अंतस्थ व्यंजन। य और व को हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य और व को हम स्वर भी बोलते हैं। पार्श्विक या लुंठित व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन है ल, या पार्श्विक व्यंजन है ल। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है र। पार्श्विक व्यंजन है ल और लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है र। तो याद रखेंगे य र ल व। य और व को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य और व अर्धस्वर। पार्श्विक व्यंजन ल। संयुक्त व्यंजन में बनता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ बनता है क और स से मिलकर, त्र बनता है त और र से मिलकर, और ज्ञ बनता है ज और य से मिलकर, और स्र बनता है स और र से मिलकर। तो ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन इनका यूज सिर्फ तत्सम में होता है। इनका यूज तत्सम में अक्सर होता है। इनका यूज तत्सम में होता है।
इनका भी तत्सम में होता है, तत्सम में होता है। ये संयुक्त स्वर अक्षर तत्सम में मिलते ही तत्सम में ही पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगत स्वर। आगत स्वर या आगत स्वर के बारे में हमने बात किया है, जिसमें आगत स्वर था आ। यहाँ पे हम बात करेंगे उसी के टाइप के आगत व्यंजन की। आगत व्यंजन जिसमें ज और फ है। ज और फ ये नुक्ता लेकर आता है, ये अरबी फारसी के शब्दों से आते हैं सब, जिनको हम आगत व्यंजन बोलते हैं। अब इसका हिंदी में बहुत इसका प्रयोग होने लगा है, इसीलिए हम इसको आगत व्यंजन बोलते हैं। और बात आती है एक द्वित व्यंजन। जिसमें दो व्यंजन हो, जैसे दिल्ली में दो व्यंजन, जैसे आधा ल और पूरा ल। डिब्बा में है, जैसे डिब्बा में दो व्यंजन है, आधा और आधा। बिल्ली में दो व्यंजन है और आधा और आधा, इसलिए हम इसको द्वित व्यंजन कहते हैं। द्वित व्यंजन मतलब दो व्यंजनों के प्रयोग से द्वित व्यंजन बनता है, जो साथ ही उसमें दिल्ली, डिब्बा और ये बिल्ली, ये सब रहते हैं द्वित व्यंजन में। व्यंजन में आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन के वर्ग तालिका के बारे में। वर्ग तालिका इसलिए हम वर्ग तालिका को इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हमको अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, सघोष इन सबों को याद करने में आसानी हो। तो इसको सबसे पहले हम 5 वर्गों में बांटते हैं। 5 वर्ग तालिका को हम 5 वर्गों में बांटते हैं, जैसे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग। 5 वर्गों को बांटने में हमको याद करने में आसानी होगी। जैसे हम इसको याद करने के लिए उच्चारण के आधार पर हम इसको याद करेंगे। उच्चारण के आधार पे हम इसको याद करेंगे कि उच्चारण कहाँ से होता है, कहाँ से किया जाता है। तो क वर्ग का उच्चारण कंठ से, कि इसका ट्रिक होती है, हम याद करते हैं केटीएम 2, के से कंठ या कंठ, टी से तालव्य या तालु, यम से मूर्धन्य या मूर्धा, डी से दंत और ओष्ठ से ओष्ठ। तो हम केटीएम से याद करें। क वर्ग को हम पढ़ते हैं कंठ से, च वर्ग को पढ़ते हैं तालु से या तालव्य से, ट वर्ग को पढ़ते हैं मूर्धा या मूर्धन्य से, त वर्ग को पढ़ते हैं हम दंत से और प वर्ग को पढ़ते हैं हम ओष्ठ से। अब इसी के आगे हम जानेंगे सघोष और अघोष के बारे में। तो देखिए पाँचवा वर्ग, इसका ये 5वां वर्ग है, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है और ये 5वां वर्ग है। ये 5वां वर्ग जो है, ये 5वां वर्ग ये पहले वर्ग में क से लेके क च ट त पर आते हैं, दूसरे वर्ग में ख से लेकर फ तक आते हैं और तीसरे वर्ग में ग से लेकर ब तक आते हैं और चौथे वर्ग में घ से लेकर भ तक आते हैं। 5वें वर्ग में अंग से लेकर म तक आते हैं। इसीलिए हम इसको 5 वर्गों में बांटते हैं ताकि हमको इसको याद करने में आसानी हो। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग अनुनासिक होता है। अनुनासिक में जिसको नाक से बोला जाता है, नाक की सहायता से बोला जाता है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अब बात करते हैं अल्पप्राण में हम बात करते हैं। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का 135, यानी कि पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग। अल्पप्राण हम इसे कहते हैं जिसमें कम वायु का प्रवाह होता है, बोलने पे हमको कम वायु का प्रवाह लगता है, जैसे क, ग और अंग। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जिसमें ज़्यादा वायु का प्रवाह होता है, इसके प्रवाह के साथ बोला जाता है, इससे हम इसको महाप्राण कहते हैं। और अल्पप्राण 135 याद रखेंगे। अल्पप्राण 135 यानी कि 1, 3, 5 वर्ग, महाप्राण 2 और 4। और फिर हम बात करते हैं अघोष की बात करते हैं हम अघोष की। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग अघोष होता है। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ व्यंजन के बारे में हम जान लेते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा, इसको हम अघोष बोलते हैं। सघोष या घोष तीसरे, चौथे और 5वें वर्ग को बोलते हैं हम। इसकी उच्चारण स्वतंत्रियों की कंपन से
कंपन में होता है, इसे सघोष बोलते हैं। और अघोष में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, इसीलिए हम इसको अघोष बोलते हैं। अघोष और सघोष याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 1 और 2 अघोष हैं, अघोष या सघोष 3 4 5 हैं। और बात बढ़ते हैं ह को हम काकल्य व्यंजन भी कहते हैं, काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। ये बात याद रहे, इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ह को हम काकल्य व्यंजन कहते हैं, ह को हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। फिर से हम एक बार इसको दोहरा लेते हैं। इसको हम केटीएम दोष पढ़ते हैं। इसको कंठ से बोलते हैं, इसको तालु से, इसको मूर्धा से, इसको दंत से, इसको ओठ से। ओठ से बोलते हैं क वर्ग को, कंठ से बोलते हैं च वर्ग को तालु से, ट वर्ग को मूर्धा से, और त वर्ग को दंत से, और प वर्ग को बोलते हैं ओठ से। अल प्राण 1 3 5 135 में अल प्राण होता है। 224 यानी 2 और 4 में महाप्राण होता है। अघोष 1 और 2 वर्ग अघोष होते हैं। सघोष या घोष 3 4 और 5 वर्ग सघोष होते हैं। और सघोष स्वर तंत्रियों के कंपन में बोला जाता है, और अघोष स्वर तंत्रियों के कंपन में नहीं बोला जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि सघोष को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और अघोष को बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। ह एक काकल्य व्यंजन है। हम थोड़ा इन सबों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के हमने पहले बताया था। अंतस्थ व्यंजन को य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। य और व अर्ध स्वर में आते हैं, य और व अर्ध स्वर में आते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है र। ल पार्श्विक व्यंजन है, ल पार्श्विक व्यंजन है। व दंतोष्ठ व्यंजन है, व को दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। इस स को हम दंत व्यंजन कहते हैं, दंत व्यंजन कहते हैं। ये स और स जो हैं ये महाप्राण और अघोष हैं। पहले हम पार्श्विक व्यंजन आते हैं। पार्श्विक व्यंजन हमने बताया था, पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं। लुंठित हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व होता है। य और व को हम अर्ध स्वर बोलते हैं। य और व को हम अर्ध स्वर बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल होता है। अर्ध स्वर य और व होते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र होता है, जो इसमें भी है। इसको हम अल प्राण घोष या सघोष भी बोलते हैं। घोष सघोष एक ही है, और इसका ठीक विपरीत होता है अघोष। उसमें संघर्षित व्यंजन स और ह होता है। इसको ह को हम कंठ से बोलते हैं, और इसको हम काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं। दंत स है, छोटा स को हम दंत स बोलते हैं। मूर्धन्य स को हम मूर्धन्य स भी बोलते हैं, मूर्धा स भी बोलते हैं। और इस बड़े वाले स को हम तालव्य स बोलते हैं। स और ह को मिलाकर हम महाप्राण बोलते हैं, जो अघोष होते हैं। ह को हम महाप्राण, लेकिन यह सघोष होता है, इसको हम काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं। ये बात याद रहे। अब हम आते हैं कुछ सवालों पे। नहीं, स्वरों के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है, जिसे हम समृद्ध बोलते हैं, विरुद्ध बोलते हैं, अर्ध समृद्ध बोलते हैं, अर्ध विरुद्ध बोलते हैं। तो समृद्ध में आते हैं ई, उ और उ। विरुद्ध में आता है आ। अर्ध समृद्ध में आता है ए और ओ। अर्ध विरुद्ध में आता है अ, ए और अ। मुख खुलने के आधार स्वरों की संख्या 4 होती है, मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें 2 अयवा होते हैं। अयवा मतलब अंग और अह। स्वरों की संख्या अ से लेकर अ तक होती है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं, जिसमें हमने बताया था कि स्वरों की संख्या अ से लेकर अ तक होती है, और अंग से लेकर अ तक अयवा स्वर होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सब, ये इम्पॉर्टेंट हैं। अयवा स्वर अंग और अ होते हैं। कुल स्वरों संख्या 13 होती है, जिसमें 11 स्वर और 2 अयवा होते हैं। 11 स्वर और 2 अयवा होते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है, लेकिन 2 द्विगुणों स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें अ से अ तक होते हैं। जिसमें स्वर संख्या 11 होती है, जिसमें 2 अयवा मिलाने पर 13 स्वर हो जाते हैं।
अयोगवाद स्वर अंग और अ होते हैं, जिसमें से 11 स्वर और 2 अयोगवा होते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो क से लेकर म तक होती है, जिसमें दो द्विगुण व्यंजन मिलाने पर 27 हो जाते हैं सब। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है, जो र और ड होते हैं। अंतः व्यंजनों की संख्या 4, जो य, र, ल और व होते हैं। य और व अर्धस्वर होते हैं। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र होता है। पार्श्विक व्यंजन ल होता है। स जो उसमें व्यंजनों की संख्या जिसको बोलने से गर्मी का महसूस हो, गर्मी का अनुसरण होता है या गर्मी का निर्माण होता है, उसे हम उस व्यंजन या उस व्यंजन कहते हैं, उसमें या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स इसको हम तालव्य व्यंजन कहते हैं, इसको हम दंती व्यंजन कहते हैं, इसको मूर्धा व्यंजन कहते हैं, इसको काकल्य व्यंजन कहते हैं, काकल्य व्यंजन कहते हैं। 6 संयुक्त व्यंजन संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये छ, त्र, ज्ञ और स्र को मिलने के लिए स और र चाहिए। ज्ञ को मिलने के लिए आधा य और ज चाहिए, आधा ज और य चाहिए, आधा ज और य चाहिए। ज्ञ को बनाने के लिए त्र को मिलने के लिए आधा त और र चाहिए, स्र को मिलने के लिए क और स चाहिए। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 ली जाती है, क्योंकि री को व्यंजन मान लिया जाता है। व्यंजनों की संख्या 33 ही मारेंगे हम, 33 ही होती है। सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। थैंक्स। इससे बाहर ये यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है। थैंक्स।